पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा बिजली बोर्ड के चेयरमैन पीके दास जी के पास। बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से पीछे बारिश ने तबाही मचाई, हरियाणा से निकलने वाली कई जो नदियां हैं उन वह उफान पर रही और काफ़ी उस वजह से नुकसान भी हुआ। सर आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से अम्बाला में पिछले दिनों बिजली संकट रहा, अब अम्बाला की क्या स्थिति है? बिजली संकट से क्या अम्बाला लोगों को राहत मिल गई है? हरियाणा में और जगह शाहबाद हो या फरीदाबाद हो या गुड़गांव हो, बिजली की स्थिति कैसी है? जब टांगरी नदी का पानी अम्बाला शहर और अम्बाला कैंटनमेंट में भर गया था तो हमारे 6 सब स्टेशन जो अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट और उसके आसपास के हैं, हमने बंद किया था एहतियातन। अब वो सारे 6 सब स्टेशन हमने दोबारा चला लिया है और अम्बाला में सप्लाई यथावत जैसे पहले था वैसा हो गया है। अम्बाला से जो पानी भरा था अम्बाला सिटी से, वो पानी आगे जाके इस्माइलाबाद में पहुंच गया था। तो इस्माइलाबाद जो छोटा कस्बा है वहाँ पानी भर गया था, हमारे सब स्टेशन में भी प्रॉब्लम था। तो 2 दिन इस्माइलाबाद बंद रहा। अम्बाला के साथ साथ शाहबाद में भी मार्कंडा रिवर का पानी शहर में आ गया था, हमारे सब स्टेशन में आ गया था। वो अभी पानी कल ही जाके कम हुआ है, तो उसको आज शाम तक कोशिश करूंगा मैं कि वो चल जाए। सर, जिस तरह पीने के पानी का संकट था उससे कितनी निजात लोगों को मिली है? क्या सभी ट्यूबवेल्स आपने पहले भी चलवाने की कोशिश की थी जब जनसेट के थ्रू? अब आज की स्थिति में क्या हालात है? आज स्थिति सामान्य है, लेकिन जिस दिन पानी घुसा था उसके अगले दिन शाम तक हमने कुछ सिलेक्टेड जो ट्यूबवेल्स थे उनको बिजली सप्लाई कर दिया बाहर से ला के। मतलब फ्लड अफेक्टेड एरिया से बाहर जो सब स्टेशन थे वहाँ से जो फीडर थे उनसे सप्लाई करके कुछ ट्यूबवेल हमने चला दिया था, लेकिन आज स्थिति सामान्य है। सर, जिस प्रकार से आपदा जब भी आती है तो अचानक ही आती है, तो इस कारण से कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक मार की वजह से जो बिजली संकट रहा, अम्बाला के लोग सड़कों पर आ गए, बिजली विभाग के कई कार्यालयों का घेराव भी किया, रात को जीटी रोड भी जाम करने की कोशिश की। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कई बार अतीत में हुआ है कि हमारे पास बिजली नहीं है इसीलिए हमने बिजली नहीं दिया, तो लोग उस समय नाराज हो सकते हैं। या हमारी अपनी इक्विपमेंट किसी कारण से खराब हो गया, बंद हो गया और हमने बिजली नहीं दिया, उस समय भी नाराज हो सकते हैं कि भाई आपकी कारगुजारी है। लेकिन मेरा सबस्टेशन तैयार था, मेरे लाइन तैयार थे, मेरे पास बिजली था, लेकिन पानी क्योंकि सारा शहर में भर गया, मेरे सबस्टेशन में भर गया, मैं अगर उसको चालू रखूँगा तो बड़ा हादसा हो सकता है। सबस्टेशन के अंदर जो महीनों तक लगेगा ठीक होने में, या बाहर कहीं मान लीजिए कहीं पोल गिर गया है और हमने बिजली चालू रखा तो वहाँ इलेक्ट्रिक्यूशन यानी बिजली की जो झटका लगना है लोगों को, वहाँ जान जा सकता है लोगों का, इसीलिए उसको बंद करना जरूरी था। तो इसीलिए अच्छा देखिए, मैं तो अभी हरियाणा के जो बिजली तंत्र है हमारा, उसको अभी मैं बेहतर मानता हूँ और ठीक हो सकता है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा है। आप देखिए कि जब फ्लोरिडा में उनके तूफान आया था 2-3 हफ्ते उनके बंद रहे, मैंने तो 2 दिन में चालू किया है। तो इसीलिए मुश्किल होती है, हम सबको एक आदत हो गया है बिजली का, और बिजली के जरिए दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करने का। सभी को फैन, एसी, फ्रीज, कोई बीमार है तो उनको और कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो बिजली तो एक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन जब ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसके ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारे साथ देना चाहिए, और हमने रात दिन काम करके जितनी जल्दी ला सकते थे वो ले आए। सर, जिस तरह से फरीदाबाद, गुड़गांव और इसके अलावा यमुनानगर, जगाधरी, इस बेल्ट और पानीपत, समालखा, जहाँ जहाँ से यमुना नदी इंद्री ये एरिया से गुजरती है, यहाँ भी कोई बिजली संकट आया या कोई नुकसान हरियाणा में बिजली का नुकसान के मतलब अलावा जो पोल गिरे हों, कोई और नुकसान आर्थिक हुआ हो बिजली बोर्ड को? फरीदाबाद में खादर एरिया में 4-5 गांव में पानी आए हैं, हर साल थोड़ा बहुत पानी वहाँ आते हैं,
तो वहाँ जिला प्रशासन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फैसला लिया कि वो जब तक उस लाइन का सर्वे नहीं होता तो वहाँ के लिए सब स्टेशन से स्विच ऑफ करके रखेंगे। तो वो कल सुबह स्विच ऑफ किया था, आज उसके सर्वे कर रहे हैं पानी थोड़ा छटने के बाद कि वहाँ कोई ऐसे हादसा तो नहीं हो जाएगा बिजली चला देने से, अचानक चला देने से। ऐसा मेरे साथ हुआ है। अम्बाला से एक सज्जन थे, रात को 1 बजे मेरे से बात किए और उन्होंने 3 कॉलोनी का नाम लिखा दिया कि भाई इसको करो। मैं कहते ऐसा नहीं, जब हम करेंगे तो हमारी एक बारी होगी जिसको हम पहले करना चाहेंगे, जैसे पीने के पानी वाला पहले कर रहे हैं। तो वो मेरे से नाराज़ हो रहे थे कि नहीं नहीं मेरे कहने से आप इतना नहीं कर सकते, इस तरीके ये चीज़ें होता रहता है। लेकिन आमतौर पर देखिए हमने चिन्हित कर रखा है कि अगर घग्गर या यमुना जलस्तर बढ़ने की वजह से और पानी नदी से किसी जमीन पर अगर आ जाता है तो हमारे कौन कौन से सब स्टेशन अफेक्ट होंगे। सर, अगर हरियाणा का जिक्र किया जाए, अब बाढ़ और इस पानी से निकलकर जिस प्रकार से हरियाणा के कई एरियाज ऐसे थे जिनको बिजली के बिल ना देने की आदत थी, उनमें कितना सुधार है, कोई सुधार हुआ या नहीं हुआ, कितनी % रिकवरी है और बकाया कितनी % होगी? देखिए 80% गाँव में अब हम 18 घंटे से लेकर 21 घंटे बिजली दे रहे हैं। उनमें ज़्यादातर पैसे दे रहे हैं, जहाँ पैसे नहीं देते हैं 21 वाले 18 पे आ जाते हैं और फिर पैसा देने लगते हैं, फिर 21 में चले जाते हैं। और मैं तो इन गांव में जहाँ पैसा मुझे ठीक मिल रहा है 24 घंटा बिजली भी देने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं 24 घंटा दूंगा। और कुछ एक जगह है, अब मुझे लगता है कि देखिए आज जिनके घर में 24 घंटा बिजली है वहाँ शहर और गाँव में जिंदगी के जो जीने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी आपके पास अगर साधन है, उस साधन का सही उपयोग करने के लिए आपके पास मौका होना चाहिए। वो मौका तब होगा जब आपके पास बिजली होगा। मेरा सीधा सवाल है कि लगभग कितने औसतन आपके हिसाब से मोटा मोटा आइडिया होगा जो डिफाल्टर एरियाज से, जिनको ये कहा जाता था कि बिजली के बिल ही नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे? आज तो बिजली बिल नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हर जगह हमारे लोग, एक टाइम था जब हमारे वर्कर गाँव में जाने से कतराते थे, लेकिन आज हमारे वर्कर गांव में जाते हैं, हम बिजली के बिल देने जाते हैं, मीटर रीडिंग करने जाते हैं, कभी ख़राब होता है तो करते हैं। पहले हम क्या करते थे कि भाई जो गांव बिजली का बिल नहीं देता है उसके अगर ट्रांसफार्मर जल गया हम महीनों उसको रिप्लेस नहीं करते थे। लेकिन आज तो कोई भी गाँव हो, ट्रांसफार्मर जल जाए हम 72 घंटे में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने अपना एक फ्रेंडली अप्रोच रखा है और उसमें हमें फ़ायदा भी हुआ है कि वो लोग अब हमसे बात करने लगे हैं। कुछ एक ज़िले हैं जहाँ 80% के आसपास हमारी रिकवरी हो रहा है, लेकिन बाकी ज़्यादातर ज़िले में 90%, 95%, 90%, 100% रिकवरी हो रहा है। सर, प्रीपेड मीटर्स का जो अभियान शुरू किया गया था उसकी क्या स्थिति है? उसमें कौन कौन से ज़िले इस वक्त ऐसे हैं जहां पर कार्य चल रहा है? अभी पंचकुला है, करनाल है और गुड़गांव है जहाँ प्रीपेड मीटर लगे हैं, लेकिन वो नंबर बहुत कम है। हम नेक्स्ट फेज़ में जो स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं 5 साल में पूरे स्टेट को कवर करने का हमारा प्लान है। तो उसके भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रहा है, उसके हमारी इसको इम्प्लीमेंट करने के जो तरीका है उसमें हमारा एक अलग सोच है और भारत सरकार की तरफ से एक अलग सुझाया गया है। तो उसको ठीक करने के बाद आपस में फिर हम उसके टेंडर करेंगे। सर, स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोगों को ये एतराज भी रहता है कि वो मीटर बड़े फास्ट चलते हैं, उनके ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके निवारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर होता था तो लोग कहते थे ये मीटर ख़राब हो जाते हैं जल्दी और फास्ट चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आज से करीब 20 साल पहले हम लाए थे तब भी लोगों ने कहा कि ये फास्ट चलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर और स्मार्ट मीटर में कोई अंतर नहीं है। ये स्मार्ट मीटर में एक एडिशनल फीचर ये है कि हम दूर से उस मीटर को पढ़ सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो पहले लगा हुआ है जिसके बारे में लोगों को इतराज़ नहीं है, हम वही मीटर लगाने जा रहे हैं। सिर्फ उसमें एक चिप होगा, सिम कार्ड, जो सिम कार्ड से हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कोई बदल नहीं रहा हो तो जल्दी क्यों चलेगा? ये लोगों को यार लगता है कि भाई क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, कोई मीटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो या स्मार्ट मीटर हो, अगर कोई कंप्लेन करता है कि मुझे लगता है कि मेरा मीटर ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो हमारा सिस्टम है कि हम एक पैरेलल मीटर लगाते हैं जिसको टेस्ट मीटर कहते हैं। 1 महीना उस पर चलाते हैं, हम देखते हैं कि भाई जो उसके मीटर में दर्ज हो रहा है और जो टेस्ट मीटर में दर्ज हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर वो मीटर और टेस्ट मीटर ठीक दोनों समान चल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक है।
लेकिन अगर वाकई हमें पाया कि टेम्परेचर तो स्लो ठीक कम चल रहा है और वहाँ ज़्यादा दिखा रहा है, फिर वो मान जाते हैं और बिल में एडजस्ट हम कर देते हैं। सर, जो कोयले की सप्लाई को लेकर बारिशों के दिनों में संकट रहता है क्योंकि हर जगह बारिश हो रही है, तो हरियाणा की क्या स्थिति है? हरियाणा को कोयले की कितने दिन का अपने पास पेंडिंग है? और दूसरा ये कि कोयले की कोई दिक्कत तो नहीं है आज की डेट में? नहीं, आज की रेट में कोयला की कोई दिक्कत नहीं है और हमारे पास अच्छा कोयला स्टॉक आज की तारीख में है। और कुछ ये भी हुआ है कि ये जो गर्मी के दिनों की शुरुआत में जून के महीने में, जुलाई के महीने में रुक रुक के बारिश होती रही है, तो जितनी बिजली की मांग ऐसा होता पिछले साल जितना हुआ था उससे थोड़ा कम है। इस सारे कुल मिला के कोयले की स्थिति संतोषजनक है। बिजली की आपूर्ति की सामान्य रूप से जो प्रक्रिया रहती है उससे क्या सेटिस्फाइड है आप? कितने यूनिट इस टाइम हरियाणा के लोगों की खपत है? क्योंकि बारिशें चल रही हैं आजकल। जब बारिश चल रहा था 2-3 दिन, उस समय तो 16-17 करोड़ यूनिट हो गया था, फिर बढ़ के 18 हुआ था। कल 20 करोड़ यूनिट सप्लाई किया है हमने। तो ठीक है, ये मतलब जितना मांग है उतना पूरा कर रहे हैं। अगर गर्मी बढ़ती है तो उस स्थिति में ज़्यादा खपत का क्या अनुमान लगाया जाता है, कितनी हो सकती है? 25 करोड़ के आसपास खपत के मैं अनुमान लगा रहा हूँ और उसके लिए हमारी तैयारी है। सर, हरियाणा के अगर थर्मल यूनिट्स का जिक्र किया जाए, इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि कई चर्चाएं चलती हैं कि कुछ यूनिट बंद हो गए हैं, कुछ यूनिट खराब पड़े हैं। नहीं, सारे यूनिट पानीपत के 6, 7, 8 चल रहे हैं, यमुनानगर के 1-2 चल रहे हैं, हिसार के 1-2 चल रहे हैं। लेकिन किसी समय मैंने बॉयलर ट्यूब में लीकेज हो गया तो हो सकता है 24 घंटे या 48 घंटे के लिए बंद हो गया। आमतौर पर ऐसी बात नहीं है। ये हमारी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री तरीके से ये सारे जो हरियाणा में जो थर्मल यूनिट हैं, मैं उनको एनटीपीसी झाडली और जो अप्रभा जो झज्जर में है उनको मिला के बोल रहा हूँ। ओवरऑल हमारे सभी सेटिस्फैक्ट्री चल रहे हैं। सर, सौर ऊर्जा पर भी काफ़ी बल दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के कौन कौन से जानकारियाँ आपके पास इस वक्त उपलब्ध हैं? क्या सरकार कर रही है, क्या नीतियाँ हैं? बहुत बड़ी बात है सौर ऊर्जा में कि पिछले साल आपको याद होगा हमने जो ट्यूबवेल कनेक्शन पिछले साल दे रहे थे वो उन आवेदक को दे रहे थे जिन्होंने 2018 दिसंबर तक एप्लीकेशन दिया था। अब हमने फैसला किया है कि 2021 दिसंबर तक जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे। उसमें हमने उसको 2 टुकड़े में बांट दिया। 10 बीएचपी तक कनेक्शन जो मांग रहे हैं उनको सौर ऊर्जा के ही दिया जाएगा ऑफलाइन, मतलब उनको सोलर पैनल दिए जाएंगे सब्सिडी के साथ, वो उसको लगा देंगे अपने पंप सेट के साथ और वो अपना बिजली खुद पैदा करेंगे और उसके इस्तेमाल करेंगे। 60,000 इस तरीके से पहले लग चुके हैं, तो ये भी उसमें लगेंगे। 10 बीएचपी से ऊपर जो लोग जो आवेदक है उनको जैसे यथावत हम देते हैं ट्यूबवेल कनेक्शन वैसे देंगे। सर, ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर भी काफ़ी मामले पिछले दिनों गर्म रहे। ये कहा जा रहा है कि ट्यूबवेल कनेक्शन ही नहीं मिलते बहुत लंबे समय से। देखिए, हरियाणा में चाहे अच्छा मानसून रहा है चाहे अच्छा मानसून ना रहे, पिछले 15 साल में आप याद करिए कभी क्रॉप फेल्योर यानी फसल ना हुआ हो, बम्पर ऐसी स्थिति नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि जो इरिगेशन का हमारा अलाउंस है, पानी का ओवरऑल बंटवारे में हमें जितने पानी मिल रहा है उसमें घटोतरी हुआ है। पानी का 12 बढ़ता जा रहा है। पहले जो 15 दिन में आता था अब वो 21 दिन में या 24 दिन में आ रहा है। ठीक है, तो ये संभव हो पाया है क्योंकि जो पानी की कमी हुआ है उसको ट्यूबवेल के जरिए लोगों ने पूरा किया है। आज के तारीख में अच्छा पिछले 2 साल में हमने करीब 40,000 नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। और दूसरी चीज़ है, ट्यूबवेल जब चलते हैं हमारे एक दिन में 2.5 से 3 करोड़ यूनिट बिजली ट्यूबवेल में खपत होता है औसतन। और ये ट्यूबवेल के जो टैरिफ है वो 10 पैसा पर यूनिट है किसान के लिए। बाकी जो पैसा है वो सब्सिडी के रूप में सरकार देते हैं और सरकार हर साल मोटे तौर पर 6,500 करोड़ रुपए के सब्सिडी देते हैं। और एक समय था जब हमारे पास बिजली नहीं था तो किसी जगह सब स्टेशन बंद कर दिए, ताला लगा दिए, किसी दिए धारणा कर रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि यथेष्ट मात्रा में हम एग्रीकल्चर सप्लाई देते हैं 8 घंटा रोज, तो वो सफिशिएंट है लोगों के लिए। और ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं
कि ये इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। मुझे लगता है कि उनको धरातल के पता नहीं है। सर मेरा ये सवाल जो अगला है बिल्कुल राजनीतिक उछाला जा रहा है मुद्दा ये है, आप जवाब ना देना चाहें कोई एतराज़ नहीं इस मामले में, लेकिन जो मुद्दा ये उठाया जा रहा है आजकल कि जिस प्रकार से बिजली फ्री मिलनी चाहिए, फ्री दी जा सकती है, कुछ स्टेट्स दे रही हैं, इसका अगर प्रशासनिक आंकलन के हिसाब से कोई जवाब बनता हो तो दे सकते हैं। देखिए, प्रशासनिक तौर पर इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक राजनीतिक एक सोच है, हैं? लेकिन मैं एक चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ। आपको याद होगा 3 साल पहले जब हमारे कोविड हुआ था, तो जो गरीब लोग हैं, जो लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके लिए तो बड़ा संकट हो गया। तो उस समय केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी फ्री खाने को दिया, अनाज हमने फ्री दिया उन लोगों को जिनका पीला कार्ड था। आप जब फ्री कोई चीज़ देते हैं वो टारगेटेड होना चाहिए, किसको दे रहे हैं और कितने समय के लिए दे रहे हैं। मैं अगर आपको कहूँगा कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हर महीना 1 लाख रुपए दे दिया करूँगा, आप काम करना बंद कर देंगे। हो सकता है मेरा 1 लाख रुपए देने का कैपेसिटी हो, लेकिन आपका ज़िंदगी तो बेकार कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपके पास कुछ काम करने के लिए कोई इच्छा बचा नहीं। हमें देखना है जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उन्हीं को ही सरकार की तरफ से फ्री में या सब्सिडी में चीज़ें मिलना चाहिए। हमारे जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली दे रहे हैं वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। जो हमारे पहले 200 यूनिट बिजली खपत होती है वो भी सब्सिडाइज्ड है। लेकिन अगर मैं कहूँगा लगातार ज़िंदगी भर मैं पैसा फ्री में दूंगा, फिर उससे अच्छा है कि मैं उनको वो काबिल बनाऊं कि वो अपने पैसा कमाएं और सभी चीज़ों को जैसे बाकी लोग खरीद सकते हैं वैसे खरीदने के लिए उनके पास क्षमता हो। यही होनी चाहिए। विकासशील एक जो सरकार है, वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, वेलफेयर स्टेट का मतलब बांटने वाला स्टेट नहीं है। वेलफेयर स्टेट का मतलब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद करने वाला स्टेट। तो इसीलिए फ्री बिजली दे देना पैरों पर खड़ा करना नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये हैं पीके दास, हरियाणा बिजली बोर्ड के चेयरमैन है। बहुत स्पष्ट और सीधे शब्दों में इनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है तो उसे नकारा बनाया जाने की वो एक प्रयास होता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि 15 साल से हरियाणा के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब कृषि उत्पादन में कोई कमी आई हो। बम्पर उत्पादन हरियाणा में होता रहा है। यानी हरियाणा में जो लोग कहीं ना कहीं नलकूप के कनेक्शन ना मिलने की बात करते हैं उसको लेकर भी उन्होंने बड़े सीधे और सरल तरीके से उनको संदेश देने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा के अंदर। और तीसरी अहम बात ये कि जो प्रीपेड मीटर हरियाणा के अंदर लगाए जा रहे हैं वो अगले 5 साल में पूरे हरियाणा के अंदर लगाए जाएंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।